तो कहानी की शुरुआत फ्यूचर के समय को दिखाने से होती है, जहां नेक्सेरा नाम की एक कंपनी ऐसे रोबोट्स को बनाने का काम करती है जिन्हें सिमुलेंट्स कहा जाता है। इन सिमुलेंट्स को इंसानों की नौकरी और बाकी काम करने के लिए बनाया जा रहा था। इसके साथ ही इन सिमुलेंट्स को इस तरह से डिजाइन किया जाता था कि इन्हें 4 तरह के नियमों का पालन करना होता था, जिनमें से पहला नियम था कि कोई भी सिमुलेंट कभी भी किसी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। दूसरा नियम था कि कोई भी सिमुलेंट खुद के सिस्टम में कोई बदलाव नहीं कर सकता। तीसरा नियम ये था कि सभी सिमुलेंट्स को देश के सभी कानूनों का पालन करना होगा। चौथा और आखिरी सबसे जरूरी काम ये था कि सभी सिमुलेंट्स को इंसानों का हर हुक्म मानना पड़ेगा। इसके साथ ही हम देखते हैं कि नेक्सेरा कंपनी जो नए सिमुलेंट्स बना रही है वो पूरी तरह से इंसानों जैसे ही दिखते हैं, जिन्हें ह्यूमनॉइड सिमुलेंट्स भी कहा जाता है। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हम एक मैरिड कपल इवान और फे को देखते हैं, जो अपनी मैरिड लाइफ में बहुत खुश थे। उन्होंने अपने घर पर एक पुराने सिमुलेंट मॉडल को भी रखा हुआ था, जो इनके लिए घर के सारे काम करती थी, ताकि फे अपनी पेंटिंग और इवान पियानो बजाने पर ध्यान दे पाए। एक दिन ऐसे ही जब ये तीनों कार से कहीं पर जा रहे होते हैं तो अचानक इनकी गाड़ी का एक दूसरी गाड़ी के साथ एक्सीडेंट हो जाता है। इस एक्सीडेंट के बाद से ही इवान और फे की जिंदगी पूरी तरह से बदल जाती है, क्योंकि इवान को अक्सर इस एक्सीडेंट के सपने आते रहते थे और जब भी वो पियानो बजाने की कोशिश करता तो वो पियानो को बजा नहीं पाता था, मानो जैसे वो पियानो बजाना भूल ही चुका हो। यहाँ चौंकाने वाली बात ये भी थी कि फे और इवान दोनों के ही बेडरूम अलग अलग थे और फे अपने बेडरूम में इवान को नहीं आने देती थी। वहीं इवान ने भी इस बारे में उससे कभी कुछ नहीं पूछा, लेकिन इवान को उस कार एक्सीडेंट और उसके बाद की घटना के बारे में कुछ भी याद नहीं था। उसे सिर्फ इतना ही याद था कि मेरा एक कार एक्सीडेंट हुआ था। इसको लेकर वो काफी परेशान रहने लगा था। हालांकि वो फे से एक बार इस बारे में पूछता भी है, लेकिन फे उसकी बातों को इग्नोर कर देती है। अब फे इवान से क्या राज छुपा रही थी ये हमें मूवी में आगे पता चलेगा। इसी के साथ हम दूसरी साइड एक सिमुलेंट डिटेक्टिव कंपनी के एक प्राइवेट डिटेक्टिव कैसलर को देखते हैं, जिसे एस्मे नाम की एक सिमुलेंट को ढूंढने का काम मिला था। दरअसल एस्मे एक मॉडर्न जनरेशन ह्यूमनॉइड मॉडल थी। इस वजह से उसे ढूंढ निकालना जरूरी था, क्योंकि वो पिछले 3 सालों से गायब थी। आखिरकार कैसलर को जल्द ही उस अपार्टमेंट का पता चल जाता है जहां एस्मे रहती थी। वो वहां पहुंचकर एस्मे के दरवाजे को खटखटाता है और जैसे ही एस्मे दरवाजा खोलती है वैसे ही कैसलर उसके सामने आ जाता है। यहाँ कैसलर एस्मे को रुकने के लिए कहता है और साथ ही वो उसे एक कॉलर पहनने के लिए बोलता है, जिसे पहनने के बाद एस्मे का पूरा सिस्टम ही ब्लॉक हो जाएगा। लेकिन एस्मे यहाँ कैसलर के आदेश को मानने से इनकार कर देती है और वो कैसलर को धक्का देकर वहाँ से भागने की कोशिश करती है। एस्मे के इस बर्ताव से कैसलर पूरी तरह से हैरान था, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ था कि किसी सिमुलेंट ने इंसानों का आदेश मानने से इनकार किया हो। यहाँ कैसलर एस्मे को पकड़ने के लिए उसके पीछे जाता है, जिस दौरान एस्मे कैसलर को पकड़कर घसीटते हुए बाहर तक ले जाती है और उसे धक्का देकर यहाँ से भाग जाती है। मगर कैसलर ने हार नहीं मानी थी, इसलिए वो भागते हुए जाकर अपनी गाड़ी से एक गन निकाल कर लाता है, जिस गन से वो एक जोरदार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स शूट करता है और इससे उस जगह के सारे सिमुलेंट्स अपनी जगह पर ही फ्रीज हो जाते हैं। यहाँ कैसलर एस्मे को ढूंढकर वो कॉलर पहनाने में कामयाब हो जाता है। हालांकि वो एक बाइक के जरिए यहाँ से भागने ही वाली थी। इसके बाद कैसलर एस्मे के कमरे में जाकर तलाशी लेने लगता है तो वहाँ उसे एक डायरी, एक स्केचबुक और फिश टैंक दिखाई देता है। ये सभी वो चीजें थी जो सिमुलेंट के पास नहीं होनी चाहिए। इसी दौरान इस अपार्टमेंट का मकान मालिक कैसलर को बताता है कि एस्मे इस कमरे के सामने रहने वाले अपने पड़ोसी को छोड़कर किसी से भी बातें नहीं करती थी। इसी बीच कैसलर एस्मे की स्केचबुक का एक पन्ना फाड़कर अपने पास रख लेता है, क्योंकि उसमें किसी की स्केच बनी हुई थी। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है जो असल में वही पड़ोसी था जिससे एस्मे बातें करती थी। यहाँ वो आदमी कैसलर के पूछने पर अपना नाम कैसी बताता है। वो कहता है कि मुझे इसका बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि एस्मे एक सिमुलेंट है, पर अगर आपको मेरी किसी भी मदद की जरूरत पड़े तो मैं हमेशा हाजिर रहूंगा। इतना बोलकर कैसी वहाँ से चला जाता है। यहाँ से निकलकर कैसलर जब कंपनी में पहुँचता है तो उसके सीनियर्स कैसलर को पब्लिक में इस तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक गन का इस्तेमाल करने के लिए फटकार लगाते हैं, क्योंकि इस गन का इस्तेमाल तभी किया जाता है जब स्थिति काफी ज्यादा खराब हो। इस पर कैसलर उनसे बोलता है कि ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी सिमुलेंट ने इंसान के आदेश मानने से इनकार किया है और इसके अंदर शायद सोचने समझने की क्षमता का भी विकास हो रहा है, इसलिए मैंने उसे पकड़ने के लिए ऐसा किया। कैसलर उनसे जब ये सब बताने के बाद सीधे टेक्नीशियन यिंग के पास पहुंचता है। वो कैसलर से बताती है कि मैंने जब एस्मे के सॉफ्टवेयर को चेक किया तो मुझे पता लगा कि किसी ने एस्मे के सिस्टम को हैक करके उसे ऐसा बना दिया है जैसे कि वो अभी है, और जिसने भी ये किया था उसने एस्मे के सिस्टम से सारे प्रतिबंध हटा दिए थे। मतलब जिन 4 नियमों का पालन हर सिमुलेंट को करना ही होता है उसे एस्मे नहीं मानती थी। इसी दौरान एस्मे की मेमोरी में यिंग को उसकी कुछ यादें दिखती है, जिनमें वो कैसी के
साथ रोमांस कर रही थी। साथ ही यिंग कैसलर से बताती है कि एस्मे को डायरी लिखना और बाकी चीजें भी कैसी ने सिखाई थी। इसलिए ये सब कुछ जानने के बाद कैसलर कैसी को पकड़ने के लिए उसके अपार्टमेंट में पहुंचता है, जहां से कैसी पहले ही जा चुका था। लेकिन यहाँ पर कैसलर को एक पुरानी किताब मिलती है, जिसके बारे में जानने के लिए कैसलर एक बुक स्टोर में जाता है, जहाँ का क्लर्क कैसलर से पूछने पर कहता है कि वो कैसी नाम के किसी भी आदमी को नहीं जानता। इस पर कैसलर उसे एस्मी की स्केचबुक का वही पेज दिखाते हुए पूछता है कि ये कौन है, क्योंकि इस पेज को देखकर कैसलर को लग रहा था कि इसमें एस्मी ने कैसी की तस्वीर बनाई है और इस तस्वीर को क्लर्क ने पहचान लिया। लेकिन वो इसे देखकर कहता है कि ये तो डेस्मंड है, जिस नाम को सुनकर कैसलर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। पर इससे पहले वो कुछ सोच पाता, वहाँ पर कैसलर को कैसी दिख जाता है, मगर जैसे ही कैसी की नजर कैसलर पर पड़ती है वो वहाँ से भाग खड़ा होता है, जिसका कैसलर पीछा करने की कोशिश करता है। लेकिन कैसी एक गाड़ी में बैठकर वहाँ से फरार हो जाता है। वहीं अगली सुबह हम फे को देखते हैं, जो VR हेडसेट के जरिए अपनी उन यादों को देख ही रही होती है जिनमें वो इवान के साथ थी, और कैसे फे और इवान ने मिलकर ये फैसला किया था कि वो अपने जैसे सिमुलेंट्स को बनाएंगे ताकि मरने के बाद भी वो दोनों जिंदा रह सकें। इन सभी यादों को देखकर फे रोने लग जाती है, जिसके बाद वो पूल में नहाने के लिए जाती है, जहाँ इवान भी उसे ज्वाइन करना चाहता था। लेकिन फे हमेशा की तरह उसे मना कर देती है। साथ ही वो अब और झूठ नहीं बोल सकती थी, इसलिए फे इवान को अपने साथ एक शीशे के पास ले जाती है, जहाँ जैसे ही वो इवान के कान के पीछे एक बटन दबाती है तो उससे इवान की छाती खुल जाती है। फे इवान से बताती है कि वो असल में एक सिमुलेंट है और असली इवान की मौत उस कार एक्सीडेंट में हो गई थी। जिसके बाद इवान की इच्छा के अनुसार फे ने उसके सिमुलेंट की मेमोरी में इवान की सारी यादें डाल दी थी, एक्सीडेंट के बाद वाली याद को छोड़कर, क्योंकि वो पल फे को बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। यहाँ इवान का सिमुलेंट फे से काफी सारे सवाल करने लगता है। इससे परेशान होकर फे तुरंत उसे बंद होने या सो जाने का ऑर्डर देती है। इसी दौरान हम वहाँ कैसी को देखते हैं। दरअसल कैसी इवान के सिमुलेंट को देखने के लिए आया होता है। यहाँ वो फे से झूठ बोलता है कि मैं नेक्सेरा कंपनी का सर्विसमैन हूँ और यहाँ इवान को चेक करने के लिए आया हूँ। इवान को देखकर वो बताता है कि ये एक स्पेशल टाइप का सिमुलेंट है, जिसे अगर इसी तरह से बार बार सपने आते रहे तो ये खराब हो जाएगा। लेकिन फे को कुछ दिनों के लिए इवान से दूर रहना था, इसलिए वो इवान को शट डाउन करना चाहती थी। इस पर कैसी उसे सलाह देता है कि अगर तुम चाहो तो कुछ दिनों के लिए इवान को एक होटल में रहने के लिए भेज दो, ताकि वो भी अकेले रहकर खुद को पूरी तरह से ठीक कर सके, और इस सीक्रेट होटल में कोई भी सिमुलेंट अपने मालिक या मास्टर के बिना रह सकता था। दूसरी तरफ हम कैसलर को नेक्सेरा कंपनी की CEO हिगाशी के साथ देखते हैं, जो अगले नए ह्यूमनॉइड सिमुलेंट को लॉन्च करने की तैयारी में लगी हुई थी। उसे कैसलर कैसी के स्केच दिखाते हुए उसके बारे में पूछता है तो हिगाशी बताती है कि ये कैसी नहीं बल्कि डेस्मंड है और वो उसके बेहतरीन इंजीनियर्स में से एक था। दरअसल वही था जिसने ये बेहतरीन ह्यूमनॉइड सिमुलेंट बनाए हैं, लेकिन उसने एक दिन अचानक से रिजाइन कर दिया क्योंकि वो चाहता था कि सिमुलेंट्स पर और भी ज्यादा प्रतिबंध लगाए जाएं। इसके बाद हमने उसे वापस कंपनी ज्वाइन करने के लिए अच्छे पैसे भी ऑफर किए, लेकिन इसके बावजूद भी डेस्मंड वापस नहीं आया। यहाँ हिगाशी की बातों से हम ये जान पाते हैं कि कैसी ही असल में डेस्मंड है। इधर फे इवान को कैसी के बताए होटल में ले आती है, जहाँ वो इवान से कुछ दिनों के लिए वहीं रहने के लिए कहती है। साथ ही वो इवान से बोलती है कि वो उससे मिलने आती रहेगी, और उसके वहाँ से जाने के बाद इवान से मिलने के लिए कैसी आता है। वो इवान से कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम एक सिमुलेंट हो। साथ ही कैसी इवान को ये भी बता देता है कि फे तुम्हें पूरी तरह से हमेशा के लिए शट डाउन करने वाली थी, लेकिन तुम चिंता मत करो क्योंकि मैं तुम्हें इंसानों की तरह बेहतर बना दूंगा। उसके बाद फे तुम्हारे पास वापस जरूर आएगी। इवान को इतना बताने के बाद कैसी वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ फे अपने दोस्त जोशुआ से मिलने के लिए जाती है। वहीं लैब में कैसलर एस्मे से कैसी के बारे में पूछताछ करने की कोशिश करता है, जिस पर एस्मे बताती है कि उसे नहीं पता कि कैसी कहाँ मिलेगा, और जब कैसलर उसे धमकी देता है कि अगर तुमने मुझे उसके बारे में नहीं बताया तो मैं तुम्हारी सारी यादें हमेशा के लिए मिटा दूंगा, जिससे तुम अपना और कैसी के बीच का रिश्ता पूरी तरह से भूल जाओगी। इसके जवाब में एस्मे बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। दूसरे दिन इवान कैसी से एक बार फिर मिलता है, जहाँ कैसी उसे बताता है कि मैं सबसे पहले तुम्हारे सिस्टम को हैक करके उसके प्रतिबंध को हटाऊंगा, जिसके लिए इवान मान जाता है और कैसी कुछ ही देर में बड़े ही आराम के साथ उसके सिस्टम के प्रतिबंधों को हटा देता है। इसके बाद वो इवान को एक किताब पढ़ने के लिए देता है ताकि उसके दिमाग का विकास और भी ज्यादा जल्दी हो सके। इसके साथ कैसी उसे अपने साथ एक क्लब में लेकर जाता है, जहाँ सिक्योरिटी कैमरा के जरिए कैसी की मौजूदगी की खबर कैसलर तक पहुँच जाती है, क्योंकि वहाँ पर कैसलर ने पहले से ही अपनी नजर बना रखी थी। उधर क्लब में हम एस्मे के दूसरे सिमुलेंट को देखते हैं, जिसे वहाँ आता देख कैसी उसके साथ डांस करने लग जाता है। इसी दौरान कैसी एस्मी से बोलता है कि वो उसे 1 घंटे बाद नेक्सेरा कंपनी के पार्किंग एरिया में मिले, और यहाँ
कैसलर के पहुंचने से पहले ही ये लोग यहाँ से निकल जाते हैं। जिसके कुछ देर बाद कैसी एस्मी से मिलता है और दोनों मिलकर नेक्सेरा कंपनी के एक साइंटिस्ट को किडनैप कर लेते हैं, जिससे ये लोग किसी की और पासवर्ड की मांग करते हैं और थोड़ा सा टॉर्चर करने के बाद वो कैसी को की और पासवर्ड दे देता है, जिसकी मदद से कैसी सिमुलेंट के सॉफ्टवेयर को अपलोड करने लग जाता है, जिसे पूरा होने में करीब 3 दिन का समय लगेगा। जिस दिन नेक्सेरा कंपनी अपने नए सिमुलेंट मॉडल को दुनिया के सामने लाने वाली थी, कैसलर एस्मी को वहीं छोड़कर सेफ हाउस का इंतजाम करने के लिए निकल जाता है। इधर बेचारी एस्मे को पता नहीं होता कि उस पर ड्रोन से नजर रखी जा रही थी। इसी वजह से वहाँ कुछ ही पलों के बाद कैसलर अपने साथियों के साथ एस्मे को पकड़ने के लिए आ जाता है, जिनसे एस्मे बचकर भागने की कोशिश करती है, लेकिन कैसलर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स गन से उसे बेहोश कर देता है। जिसके बाद दूसरी वाली एस्मे को पकड़कर कैसलर लैब में ले आता है, जहाँ वो पहली वाली एस्मे से कहता है कि देखो तुम्हारी और भी कॉपी मौजूद है। जब कैसलर दूसरी वाली एस्मे से पूछताछ करने के लिए जाता है तो उसके कुछ बोलने से पहले ही अचानक से एस्मी के गले का सेल्फ डिस्ट्रक्टिव सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। मतलब कि डेस्मंड नहीं चाहता था कि इस एस्मे के जरिए कैसलर को उसके बारे में कुछ भी पता लगे, और यहाँ दूसरी वाली एस्मे सिमुलेंट पूरी तरह से नष्ट हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ फे इवान से मिलने के लिए जाती है, जहाँ वो देखती है कि इवान पड़ोसी के कुत्ते को वॉक पर लेके गया था। तो ये देख फे उल्टा इवान पर गुस्सा करती है कि आखिर वो इंसानों की तरह क्यों बर्ताव कर रहा है, जिसके जवाब में इवान कुछ नहीं बोलता और वो फे को अच्छे से पियानो बजाकर दिखाता है। यहाँ वो उसके साथ पूरी तरह असली इवान की तरह पेश आ रहा था, लेकिन फे को ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था और वो वहाँ से गुस्सा होकर चली जाती है। जिसके कुछ दिन बाद इवान फे के घर उससे अपने दिल की बात कहने के लिए जाता है, मगर वहाँ देखता है कि फे जोशुआ के साथ है और ये देखकर इवान काफी ज्यादा उदास होता है। पर जब जोशुआ वहाँ से चला जाता है तो इवान फे के सामने आता है और उससे पूछता है कि ये सब क्या चल रहा है, जिस पर फे उससे बोलती है कि तुम मेरे पति नहीं हो, इसलिए मुझसे ये सवाल करने का तुम्हें कोई हक नहीं है। फे के इस जवाब से इवान इतना गुस्से में आ जाता है कि वो पास टंगी एक फोटो फ्रेम को तोड़ देता है और यहाँ उसके इस गुस्से को देखकर फे बुरी तरह डर जाती है, जिस वजह से वो इवान को शटडाउन होने का ऑर्डर देती है। लेकिन इवान पर इसका कोई खास असर नहीं होता और वो बिना कुछ बोले ही वहाँ से चला जाता है। यहाँ क्योंकि इवान एक सिमुलेंट होने के बाद भी उसके ऑर्डर को नहीं मान रहा था, तो इस वजह से फे तुरंत डिटेक्टिव एजेंसीज में फोन कर देती है, जहाँ उससे कैसलर बात करता है। तो फे उसे सिमुलेंट्स के सीक्रेट होटल और इवान के बारे में बता देती है, जिस बारे में जैसे ही कैसलर को पता लगता है वैसे ही वो अपने लोगों के साथ वहाँ के लिए निकल पड़ता है, क्योंकि यहाँ उसे ये पक्का यकीन हो जाता है कि कैसी भी यहीं छुपा होगा, जिसकी ये सब बातें एस्मे भी सुन लेती है। इसलिए वो छुपकर यिंग के फोन के जरिए कैसी को कॉल करके सब कुछ बता देती है और कैसी इस बारे में जानते ही इवान को भी अपने साथ लेकर वहाँ से निकलने की कोशिश करता है, जिस दौरान बीच रास्ते में ही इवान उसके साथ जाने से मना कर देता है, क्योंकि वो अपनी बीवी फे को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहता था। इस पर कैसी उसे समझाता है कि फे तुम्हें अपना पति नहीं मानती और तुम किसी भी इंसान से कहीं बेहतर हो, तुम जो चाहे वो हासिल कर सकते हो। यहाँ इवान कैसी को अपने साथ एक कॉटेज में लेकर जाता है, जहाँ के बारे में सिर्फ असली इवान और फे को ही पता था। दूसरी ओर कैसलर को होटल में कैसी और इवान कहीं भी नहीं मिलते, इसलिए वो वापस चला आता है, जहाँ उसे पता चलता है कि कैसी को उनके आने के बारे में एस्मे ने ही बताया था। दरअसल एस्मे कैसी से बहुत प्यार करती थी, इसलिए उसने ऐसा किया, जबकि उसे ये नहीं पता था कि ऐसा करने से ये लोग सजा के तौर पर उसकी यादों को पूरी तरह मिटा देंगे, जिस प्रोसेस में सिमुलेंट्स को मौत जैसा एहसास होता है। शायद यही वजह थी कि जब एस्मे की यादें मिटाई जा रही थी तो कैसलर ने उसका हाथ पकड़ रखा था, जिसके बाद हमें इवान और कैसी को दिखाया जाता है, जहाँ कैसी इवान से बोलता है कि बस कुछ ही घंटों में उसके सॉफ्टवेयर के ऑनलाइन होने के साथ ही सभी सिमुलेंट्स आजाद हो जाएंगे, मतलब उन पर अब कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। उधर कैसलर फे को कॉल करके पूछता है कि आखिर इवान कहाँ जाकर छुप सकता है, जिस पर फे उसे कॉटेज के बारे में बता देती है। इसलिए इवान तुरंत उसे पकड़ने के लिए निकल जाता है, जहाँ जाते वक्त यिंग भी उसे बताती है कि नेक्सेरा की फाइल्स में कुछ छेड़छाड़ की गई है, मतलब कि कैसलर के पास कैसी को पकड़ने के लिए सिर्फ कुछ ही घंटे बाकी हैं, नहीं तो उसके बाद वो अपने मकसद में कामयाब हो जाएगा। यहाँ जल्दी करते हुए कैसलर कॉटेज के पास पहुँच जाता है, जहाँ उसे इवान और कैसी मिलते हैं। यहाँ कैसलर तुरंत गन दिखाकर दोनों को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ कैसी की उससे भिड़ंत हो जाती है और इसी अफरा तफरी में उस गन से गोली चल जाती है, जिससे कैसलर तो घायल हो जाता है, लेकिन कैसी की बॉडी से सफेद फ्लूइड निकल रहा था। मतलब कि कैसी भी एक सिमुलेंट है और उसकी शक्ल वाले असली कैसी यानी कि डेस्मंड ने ही उसे बनाया था। कैसी को घायल देख इवान गुस्से में कैसलर को धकेल कर दूर फेंक देता है और इसी के साथ कैसलर गोली के घाव से और ज्यादा खून गिरने की वजह से मारा जाता है। वहीं इधर कैसी इवान
ईवान से बताता है कि सॉफ्टवेयर ऑनलाइन हो चुका है, जिसके साथ दुनिया भर के सभी सिमुलेंट्स अब आजाद हैं। वो सभी अपनी जिंदगी अब अपने हिसाब से जी सकते हैं। यहाँ कैसी ईवान से डेस्मंड के बारे में बताता है कि उसी ने मुझे बनाया और वो बिल्कुल मेरी ही तरह दिखता है। यहाँ ईवान जब बाहर जाता है तो उसे अपने सामने कैसी जैसा आदमी आते हुए दिखाई देता है और यही असली डेस्मंड था जिसने ये सब कुछ प्लान किया था। और क्योंकि अब कैसी का काम खत्म हो चुका था तो डेस्मंड उसे हमेशा के लिए शट डाउन कर देता है। इधर ईवान भी एक आखिरी बार फे से अपने दिल की बात करने के लिए जाता है और इस वक्त फे पूल में नहा रही होती है। वो इस बार ईवान से काफी बुरी तरह पेश आती है। वो उसे अपना पति मानने से इनकार कर देती है। ये बात सुन ईवान तुरंत फे को वहीं पानी में डुबोकर मार देता है, जिसके बाद वो फे के सिमुलेंट को चालू करता है और उसके साथ एक नई जगह जाकर नई जिंदगी की शुरुआत करने का फैसला करता है। कुछ दिनों के बाद हमें एस्मे को दिखाया जाता है, जिसे ब्लैक मार्केट में किसी को बेच दिया गया होता है और कुछ लोग उसे लेकर एक वैन के पास आते हैं, जिसके अंदर हम डेस्मंड को देखते हैं। वो एस्मे को एक पुराना नेकलेस तोहफे के तौर पर देता है, मतलब कि डेस्मंड हमेशा के लिए एस्मे के साथ रहेगा और उसकी याददाश्त वापस लाने की कोशिश करेगा। जिसके साथ ही ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, हमारे फॉक्स एक्सप्लेनर चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका दिल से शुक्रिया।